इसीलिए तो देश का बंटाधार लग गया। अगर 18 घंटे काम नहीं किए होते ना, नहीं करते, तो देश आज हमारा ग्रोथ कर रहा होता। मेरी आस्था है, मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। मेरी पूरी आस्था है फूल बरसाई, लेकिन देश के जो बच्चा है जो स्कूल जाते हैं उसके लिए अच्छा स्कूल दे दो। युवा जो रोजगार के लिए रोड पे उतरते हैं उसको रोजगार दे दो। उस पर लाठी क्यों देते हो यार? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये देश की मूल समस्या। इस पे कोई नेता काम नहीं कर रहा है। जिस दिन वो राजनीति से अपने आप को अलग कर लेता है, उसी दिन कम काबिल व्यक्ति को, असक्षम व्यक्ति को, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसे एक मौका मिल जाता है राजनीति के सत्ता के शीर्ष पर पहुंच के शासन करने का। इस तरीपार को लात मार के सत्ता से उतार देंगे, उस दिन कोई ईवीएम काम नहीं करेगा। जनता का दिमाग हैक कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के 3 जमाई हैं, IT, ED और CBI। अरे चाणक्य दिमाग से कम करता है, दलालगिरी नहीं करता है। आप जिसे अमित शाह को चाणक्य बोलते हुए, चाणक्य नहीं है, गुंडा है। इनको प्रधानमंत्री बनना था तो अपने आप को OBC घोषित किए कि मैं OBC हूँ। बहुजन मुद्दों पर लगातार बोलने वाले नीरज देव भारती हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और इस जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर OBC महासभा का एक तरीके से आंदोलन था, सम्मेलन था। उसमें तमाम बड़े बड़े नेता आए थे जो OBC समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। उसमें ये भी आए हुए हैं नीरज देव भारतीय जी। जब OBC समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सभा सम्मेलन करने की क्या जरूरत पड़ जाती है? वे तो लगातार OBC समुदाय के पक्ष में तमाम फैसले ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी OBC कब से हैं? सवाल है ना, जन्म से है ना? नहीं, मैं बताता हूँ ना। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक वो OBC नहीं थे। 2000 अपने OBC प्रधान मुख्यमंत्री बनने से पहले वो OBC नहीं थे। जब मुख्यमंत्री बन गए, इनको प्रधानमंत्री बनना था तो अपने आप को OBC घोषित किए कि मैं OBC हूँ। एक बुक है भारत के सेवा मोदी में, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये कब से मुख्यमंत्री अपने आप को मुख्यमंत्री रहते हुए OBC कैटेगरी में डाले हैं। और 2014 में जब आप चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री का अपने को कैंडिडेट घोषित किए थे। पूरे देश में ये डंका बजा रहे थे कि मैं OBC का बेटा हूँ, मैं OBC समाज से आता हूँ। उससे पहले वो OBC नहीं थे। क्या थे बताइए? OBC नहीं थे, ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। OBC का वोट लेने के लिए, OBC सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, OBC का दिल जीतने के लिए, OBC समाज को अपने आप को दिखाने के लिए अपने आप को OBC घोषित किया। OBC नहीं है। यदि OBC की इतनी ही चिंता है तो OBC का जनगणना करा लो ना। OBC का जनगणना कराओ ना, कितना OBC है और OBC कितना हर क्षेत्र में है। आप देख लो ना, कितना जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कितने प्रोफेसर OBC के हैं, जितने भी कोर्ट हैं, कितने जज OBC के हैं, कितने वकील हैं OBC के। आप देख लीजिए, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये मोदी जी अपने आप को OBC तो कहते हैं, लेकिन OBC के लिए काम नहीं करते हैं। सिर्फ काम करते हैं अपने गिने चुने मित्रों के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए जो इनके खास है, उनके लिए काम करते हैं। इनके लिए नाम बता दीजिए उन लोगों को। पूरी दुनिया को पता है ना, 5% लोगों के लिए ये काम करते हैं। नाम बताइए। डर क्यों रहे आप? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं डरने की इसमें कोई बात नहीं। जो चाणक्य नीति चल रही है और उस चाणक्य नीति पर प्रधानमंत्री मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह काम कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि 5%, 7% लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। चाणक्य नीति ना भाई देश में हमारे, ये चाणक्य नीति है। आप जिसे अमित शाह को चाणक्य बोलते हुए, चाणक्य नहीं है, गुंडा है। ऐसे चिट मिल गई सर। अरे मैं सुन लो ना, ऐसे व्यक्ति को दलाल कहते हैं, चाणक्य नहीं कहते हैं। आपको 200 करोड़ रुपया दे देंगे ना, आप भी 2-4 MLA को खरीद लोगे। आपको 200 करोड़ रुपया दे देंगे, आप भी 2-4 MLA को खरीद लोगे। चाणक्य एक गुंडा है। ऐसे व्यक्ति को खरीद फरोख्त दलाल कहते हैं। ये दलाल है, चाणक्य नहीं है। ये अपने हर गंजा चाणक्य नहीं होता है ना, हर गंजा चाणक्य नहीं होता है। चाणक्य के लिए दिमाग चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं आंकड़े के साथ बात करता हूँ। कर्नाटक की सरकार गिरा दिया ये चाणक्य, जो अपने आप को कहता है गुंडा, 1 लाख करोड़ रुपया में। मध्य प्रदेश का सरकार गिराया 65,000 करोड़ रुपया में। उसके बाद महाराष्ट्र की 33,000 करोड़ रुपया में सरकार गिराया। ये चाणक्य है। अरे चाणक्य दिमाग से काम करता है, दलालगिरी नहीं करता है, MLA को खरीद फरोख्त नहीं करता है। MLA है कि वास्को डिगामा है यार। कभी महाराष्ट्र से उठा करके गोवा ले जाते हो, असम ले जाते हो, गुजरात ले जाते हो। क्या पूरे भ्रमण क्यों करवा रहे हो MLA को? क्यों खरीद रहे हो? क्यों पीछे दरवाजे से आगे दरवाजा, कभी होटल में, कभी पार्क में, कभी बस में क्यों करते हो? ये चाणक्य नहीं, गुंडा है। और हर गंजा चाणक्य नहीं होता है। लेकिन कैसे आप कह सकते हैं 33,000 करोड़
22,000 करोड़, 11,000 करोड़, कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? आपके पास क्या साक्ष्य है? पूरी दुनिया को पता है इसमें दुनिया को कैसे पता सर? दुनिया को कुछ भी नहीं पता। अगर दुनिया को पता होती तो शायद अब तक बिहार में जो है एनडीए की सरकार होती, बीजेपी की सरकार होती। इसलिए अगर वो चाणक्य होता तो बिहार में भी सरकार गिरा दिया होता। चाणक्य तो है ना, गोदी मीडिया कहती है। नहीं, गोदी मीडिया का कहने से क्या हो जाता? वो चाणक्य होता तो बिहार में सरकार क्यों नहीं गिराया? क्योंकि वहाँ ईडी सीबीआई चला नहीं इसका। बीजेपी के 3 जमाई हैं, बीजेपी के 3 जमाई हैं, आईटी, ईडी और सीबीआई। ये तीनों अपने जमाई का इस्तेमाल करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जीत करके आते हैं वहाँ सरकार बनाते हैं, जहाँ जीत के नहीं आते हैं वो अपने तीनों दामाद को भेज देते हैं सरकार गिराने के लिए, चाहे पैसा से, ईडी से हो, खरीद फरोख्त के धंधा, इसके लिए यही है। तो अच्छा, तो क्या मान लिया जाए, आप जो जवाब दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यानी ईवीएम पूरी तरीके से सही है, ईवीएम को ना तो हैक किया जा सकता है, ना तो ईवीएम को बदला जा सकता है, किसी प्रकार की कोई भी धांधली नहीं की जा सकती, आप ही कह रहे हैं? देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी। आप लोग स्टैंड लेते नहीं सर, दिक्कत इस बात की है। असंभव कुछ भी नहीं है, ईवीएम भी हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुला चैलेंज कर रहा सर, आइए हैक कीजिए। नहीं, मैं कर रहा हूँ, ईवीएम हैक हो सकता है, बट ये जानना पड़ेगा ईवीएम हैक होने से ज़्यादा भाजपा वाले ने जनता का दिमाग हैक कर रखा है, जनता का दिमाग हैक कर रखा है। जिस दिन हमारे देश की जनता पूरी तरह जागरूक हो जाएगी, इस तरीपार को लात मार के सत्ता से उतार देंगे, उस दिन कोई ईवीएम काम नहीं करेगा। जनता का दिमाग हैक कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दारू और मुर्गे पर जा करके वोट दोगे तो यही हाल होगा ना। आप कैसे जनता के दिमाग में जो अच्छी उपज है, ज्ञान कैसे डालोगे आप? बड़ा सवाल तो ही खड़ा होता है। रात में दारू ले लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, सुबह जाते हैं मतदान करके चले जाते हैं बीजेपी के पक्ष में। देखिए, इसके लिए मैं पूरी देश की जनता से एक अपील करना चाहता हूं, यदि आप अच्छे भविष्य चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, तो आपको सबसे पहले अच्छे कैंडिडेट को चुनना होगा। किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी वर्ग का होता है, जो ये कहता है कि मुझे राजनीति से नफरत है और ये कहकर अपने आप को राजनीति से अलग कर लेता है। जिस दिन वो राजनीति से अपने आप को अलग कर लेता है, उसी दिन कम काबिल व्यक्ति को, असक्षम व्यक्ति को, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसे एक मौका मिल जाता है राजनीति के सत्ता के शीर्ष पर पहुंच के शासन करने का। हमें देश के युवा को समझना पड़ेगा, हमें काबिल व्यक्ति को, सक्षम व्यक्ति को चुनना पड़ेगा और अपने आप को राजनीति से दूर रखना ये समाज के लिए नुकसानदायक है। चलिए आप ही बता दीजिए, वो काबिल आदमी कौन सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बन सकता है 2024 में? क्योंकि 24 में चुनाव होगा लोकसभा का और इसके बाद वही तय करेगा कि देश की जनता का भविष्य क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि आप बोले कि काबिल कौन है? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा काबिल अमित शाह के बेटा तरीपाड़ी है? अमित शाह के बेटा तरीपाड़ी सबसे ज्यादा काबिल तो अभी ऐसा ही रहा है ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, यूपीएससी एग्जाम पास करके अमित शाह का बेटा तरीपाड़ बना। वो जो तरीपाड़ का जो बेटा अमित शाह का बेटा है, बीसीसीआई का जो सचिव बना, क्या वो जय शाह नाम है, क्या वो यूपीएससी का एग्जाम दे करके बना है? क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यूपीएससी का? नहीं, आप सवाल खड़े करें, बताइए। मैं बता रहा हूँ, आप बोले कि काबिल है, मैं बताता हूँ, अमित शाह के बेटा से ज्यादा काबिल हमारे देश के गली गली में युवा है। दिक्कत यह है कि उसको मौका नहीं मिलता है। एक बार आप देश के युवा को मौका दे दो, वो साबित कर देगा कि अमित शाह के बेटा से ज्यादा काबिल है या नहीं है। यदि वो काबिल नहीं होगा, आप उसे हटा देना। आप एक मौका तो दे देश को, युवाओं को दो। अरे उसको गेंद का कलर नहीं पता, विकेट की लंबाई नहीं पता, पिच की लंबाई नहीं पता, बीसीसीआई का सचिव बना दियो, इसीलिए को अमित शाह का बेटा है, इसलिए को गृह मंत्री तरीपाड़ का बेटा है। अरे उससे ज्यादा काबिल आप कैसे बात करते हो? काबिल नहीं है। आप एक बार देखो, मैं बिहार से हूँ, मैं भगवान बुद्ध आचार्य चाणक्य की धरती से हूँ। हमारे देश में, हमारे गांव में, गली गली में अमित शाह के बेटा से ज्यादा काबिल है। मैं चैलेंज डंके की चोट पे कर सकता हूँ, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। जिस दिन आप उसे मौका दे दोगे ना, तरीपाड़ की अपनी औकात पता चल जाएगी, उससे ज्यादा काबिल हमारे देश का युवा है। मौका नहीं मिलता है, आवेदन करता है, रोजगार नहीं मिलता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए। मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप हरदम काबिलियत की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प कौन बन सकता है? नीतीश कुमार बन सकते हैं, तेजस्वी यादव बन सकते हैं, लालू यादव तबीयत खराब रहती है, अस्पताल में वे आए दिन भर्ती रहते हैं, या राहुल गांधी कौन बन सकता है, शरद पवार कौन बन सकता है मोदी का विकल्प 2024 में? मेरा सीधा सवाल आपसे है। आपको क्या लगता है 140 करोड़ आबादी में सबसे ज्यादा काबिल मोदी ही है? अभी तो ऐसा ही लग रहा है सर। आपको ऐसा लग रहा है ना? आपके लगने से क्या होता है? आपके लगने से फर्क नहीं पड़ता ना। देश की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़ में अमित शाह, नरेंद्र मोदी से ज्यादा काबिल हमारे देश में है।
उसको सामने आने, अरे मैं बता रहा हूँ ना, अमित शाह सबसे ज़्यादा काबिल नहीं है। जब भी आप राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने रखते हो, जब आप राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने रखते हो तो उस समय नरेंद्र मोदी का कद बड़ा हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सब चीज़ में ये इसकी ओरिजिनल डिग्री तो है नहीं, ये कभी कॉलेज स्कूल तो गया नहीं है, लेकिन झूठ बोलने में डिग्री हासिल किया है। तो जब जब इसको राहुल गांधी से कंपेयर करोगे जिसका कद बड़ा हो जाता है। और रहा जहाँ तक बात मैं बताता हूँ, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की, इन सबसे ज़्यादा काबिल हमारे देश में आज भी है। मनमोहन सिंह को कौन जानता था? कोई नहीं। मैं मानता हूँ मनमोहन सिंह बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे। ऐसे कैसे कह सकते मनमोहन सिंह कोई नहीं जानता था? भाई देश के प्रधानमंत्री थे वो। पूरी बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने हैं उसको सब जानने लगे, क्योंकि वो काम करने वाले व्यक्ति थे, झूठ बोलने वाले नहीं थे। इसी तरह आज मनमोहन सिंह की तरह काबिल व्यक्ति हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन उसे मौका तो दो। मैंने हमेशा बोल रहा हूँ, मौका दो। आप ये मत समझो कि तरीपाड़ का बेटा ही सबसे ज़्यादा काबिल है, नरेंद्र मोदी ही सबसे ज़्यादा काबिल, ऐसा नहीं है। देश का युवा भी काबिल है और बहुत सारे पॉलिटिशियन भी काबिल हैं। वो अगर उसे मौका मिल गया ना तो नरेंद्र मोदी से अच्छा काम करके देश के युवाओं को, देश की जनता को दिखा देगा। 140 करोड़ की आबादी में सर मोदी ही सबसे ज़्यादा काबिल नहीं है। तो क्या अब मैं मान लूँ आप मोदी से काबिल हैं ज़्यादा? अगर आप मोदी ज़्यादा काबिल हैं तो जब चुनाव होंगे 2024 में, क्या मोदी के खिलाफ आप पर्चा भरेंगे? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, मैं पर्चा नहीं भरूंगा। आप काबिल नहीं मोदी से? सुन लीजिए, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। मैं 2000 अरे सुन लीजिए है 140 करोड़ में सर आपकी भी गिनती होती है। 140 करोड़ की आबादी में एक आदमी आप भी हैं, तो आपका भी अधिकार है। भारत का संविधान जिसे बाबा साहब ने बनाया था वो अधिकार दे रहा है, आप भी मोदी के खिलाफ पर्चा भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, संवैधानिक रूप से अधिकार है, मैं भर सकता हूँ। लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा ये समझना पड़ेगा। 2024 का चुनाव जनता वर्सेस नेता होगा। अब जनता वर्सेस नेता कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। आज देश में जितने भी पॉलिटिशियन हैं ये एक तरफ आ जाएंगे नेता, और देश की जनता, पूरी जनता जो साधारण व्यक्ति आपके तरह मेरे तरह है, ये आवाम है, इनके तरह देश की जनता एक तरफ आ जाएगी। श्रीलंका में क्या हुआ? सभी नेता को दौरा दौरा के पीटा गया। कौन पीटने वाला कौन था? देश की जनता। श्रीलंका की जनता नेताओं को दौरा दौरा के पीटा गया ना। 24 में यही हाल होगा। नरेंद्र मोदी, भाजपा हो या जितने भी नेता हो, सबको दौरा दौरा के पीटा जाएगा। उस जनता में से कोई व्यक्ति काबिल हो निकलेंगे बाहर और वो प्रधानमंत्री के गद्दी तक पहुंचेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि मैं मोदी को टक्कर दूंगा, देश की जनता टक्कर देगी, देश की जनता जिसे चुन करके भेज देगी, हो जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है, 2024 में सभी नेताओं को कूटे जाएंगे, क्योंकि जनता आज अगर गरीब है ना, इन नेताओं की वजह से गरीब है। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी किस्मत खराब है, आपका भगवान खराब है, आपको भगवान ने गरीब बना कर रखा है, आपकी किस्मत खराब है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इन नेताओं की वजह से आप गरीब हैं। इन नेताओं की वजह से आज 75 साल तक आज आप जितने गरीब थे उससे ज्यादा गरीब हो गए हैं। ऐसी बातें कर रहे हो, लग रहा है कि भारत में जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है वो कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा नहीं मानते आप क्या राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को? लोग तो उसी पर रोड करते हैं। हिंदू मुसलमान होता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी इस बार, फिर जनता कहेगी भैया जो बीजेपी वाले हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये तो राष्ट्रभक्त हैं और देशद्रोही, हम क्यों वोट करें? राहुल गांधी बना दिया जाए पप्पू, राहुल गांधी देशद्रोही हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद के जहाँ तक बात है, मंदिर मस्जिद से किसको पेट भरता है? सबका पेट भर रहा है। अरे किसका पेट भरा ना? मेरा पेट तो नहीं भरा, आपका भी नहीं भरा। यहाँ जितने भी व्यक्ति जंतर मंतर पे लाखों आदमी है, किसी का पेट भरा? जाके पूछे। अगर कोई एक व्यक्ति बोल दे कि मंदिर बनने से, मस्जिद बनने से, गुरुद्वारा बनने से, चर्च बनने से अगर किसी का पेट भर जा रहा है, किसी को रोजगार मिल जा रहा है, तो मैं मान लूंगा। अरे मंदिर बनने से मंदिर बनाओ, ये आस्था का विषय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है वो जो हमारे धर्म के जो ठेकेदार हैं, रोजगार की बात सुन लीजिए पूरी बात, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। मौलवी, मुल्ला, मौलवी, पंडित जो भी हैं उसके ऊपर छोड़ दीजिए को मंदिर मस्जिद बनाए। नेताओं का काम है देश का विकास करना, रोजगार पे कम करना, महंगाई पे कम करना, शिक्षा पे कम करना, स्वास्थ्य पे कम करना। आज देश की जो मुख्य समस्या है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये देश की मूल समस्या। इस पे कोई नेता काम नहीं कर रहा है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा के ला रहा है। अरे मंदिर मस्जिद से किसी का पेट नहीं भरता भैया, वो आस्था का विषय, वो मेरी पर्सनल विषय है। मैं किसको मानूंगा किसको नहीं मानूंगा, मैं किसी नेता के कहने से नहीं मानूंगा ना, ये मेरा पर्सनल विषय है, मेरे ऊपर छोड़ दो। आप क्यों इंटरफेयर करते हो?
आप क्यों इंटरफेयर करते हो? आपका देश के जो मुद्दा बोला, देश का युवा जो है रोड पे ठोकर खा रहा ना, 22 करोड़ आबादी आवेदन किया, 5 लाख को आप रोजगार दे दिए हो, बाकी कहाँ गया? सब बड़ी विडम्बना है देश में हमारे। जब कोई व्यक्ति कांवड़ यात्रा पर निकलता है उस पर फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर्स की जाती है, लेकिन जब कोई युवा सड़क पर आता है, रोजगार मांगता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। यही तो हमारे देश की विडम्बना है। सही कहा आपने। मैं ये नहीं कहता कि जो कमर लेके जा रहे हैं उस पर फूल मत बरसाइए, बरसाइए, बहुत अच्छी बात है। मेरी आस्था है, मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। मेरी पूरी आस्था है फूल बरसाइए, लेकिन देश के जो बच्चा है जो स्कूल जाते हैं उसके लिए अच्छा स्कूल दे दो। युवा जो रोजगार के लिए रोड पे उतरते हैं उसको रोजगार दे दो। उस पर लाठी क्यों देते हो यार? उसे भी तो फूल दो, उसके ऊपर फूल बरसाओ कि तुम रोजगार की बात करते हो, तो तुम अच्छे व्यक्ति हो, फूल दो ना, वो और खुश होगा, देश की सेवा करेगा। लेकिन हमारे देश की विडम्बना है, जो काम की बात करते हैं उसको लाठी मिलता है और जो नहीं करते हैं उसको फूल बरसाता है। ये दुख की बात है। मेरा आखिरी सवाल यही है, प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और अब जो है कि 24 में चुनाव होगा, यानी मोदी जी लगभग 12 साल तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 14 से लेकर के 8 साल तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 24 चुनाव होगा, तो मोदी जी को आप कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में? काम के विषय में कि झूठ बोलने के विषय में? तय आपको करना है। नहीं, अगर झूठ बोलने में आप बोलेंगे तो मैं 100 में 100 नंबर दूंगा। मैं अपने लाइफ में अभी तक मैं लगभग देश के बहुत सारे राज्यों में घूम चुका हूँ अलग अलग कामों से। मैं मोदी जी जैसा झूठे व्यक्ति, मोदी जी जैसा झूठ बोलने व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा। मोदी जी को अगर 100 में 100 नंबर मुझे देना होगा, मैं झूठ बोलने में दूंगा। इनके जैसे झूठे, इनके जैसे फेरे भी, इनके जैसे परिधान मंत्री। हमारा बंद करवाओगे क्या ऐसे बोल करके आप? मैं आपको नरेंद्र मोदी को मैं प्रधानमंत्री, परिधान मंत्री मानता हूं, जो दिन भर में 5 बार ड्रेस चेंज करता रहे। इतना तो ड्रेस चेंज हमारे देश की, हमारे घर की महिला बहू बेटियां भी चेंज नहीं करती जितना आप करते हो। दिन भर में 5 ड्रेस चेंज करते हो। ये प्रधानमंत्री है यार, जाके काम करो ना, क्यों ड्रेस चेंज कर रहे हो? 18 घंटे काम कर रहे हैं सर, इसीलिए बहुत मेहनत कर रहे हो देश के लिए। इसीलिए तो देश का बंटाधार लग गया। अगर 18 घंटे काम नहीं किए होते ना, नहीं करते, तो देश आज हमारा ग्रोथ कर रहा होता, हमारा देश आज आगे बढ़ रहा होता। लेकिन 18 घंटे काम करके देश की लंका लगा दिया मोदी जी ने। सब पर देख रहे हैं, रसोई गैस दे दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत। तमाम काम मोदी जी ने कर दिया है। गंगा जी साफ हो गई हैं, जो गंगा जी पहले बड़ी गंदी हुआ करती थी। मोदी जी ने तो काम किया भाई साहब, कहीं ना कहीं। मैं 1 सप्ताह पहले बनारस से आया हूँ। बनारस में मैं 15 दिन रह करके आया हूँ, और वही बनारस जहाँ मोदी जी जाकर ललित घाट पर डुबकी लगाए थे, मैं भी डुबकी लगा के आया हूँ। वो पानी इतनी गंदी है, मेरे पास उसका फोटो है, वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे फेसबुक नीरज देव भारतीय जो मेरा पेज है उस पर मैंने पोस्ट भी किया है, देख लीजिएगा कितना गंदा पानी है। उसी पानी में जाकर नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगाए थे। नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगाने से पहले करोड़ रुपया का बिस्लेरी पानी वहाँ डाले थे ताकि वो डुबकी लगा सके। लेकिन जो गंगा की बात है, गंगा आज भी वैसी ही गंदी है जैसी गंदी पहले थी। पूरा कचरा हिल रहा है भाई गंगा में, जाके देखिए ना। मैं तो डुबकी लगा के 1 सप्ताह पहले, मुझे पता है ना सच्चाई क्या है। झूठी डंका जितनी बजानी है बजा लो, धरातल पे कुछ भी नहीं है। मोदी जी झूठ बोलने में है, मैं झूठ में बोलने में मोदी जी को 100 में 100 नंबर दूंगा। शुक्रिया आपका। देखिए, एक बहुजन समाज पर लगातार बोलते हैं, इनका नाम नीरज देव भारती है। जहाँ पर भी बहुजन आंदोलन होता है वहाँ पर जाते हैं, अपनी आवाज़ को मुखर करते हैं, और सरकार जो काम कर रही है, सरकार जो सच्चाई है उसको लाने का काम जनता के सामने अलग अलग माध्यमों के जरिए लगातार करते रहते हैं। अपने सहयोगी धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।